सौ के नाम 2-2 मिशन लॉट 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर तोड़ा अपना ही कीर्तिमान। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच चुका है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे में दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल प्रदूषण के स्तर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मानखोड़ सीट पर सियासत तेज, बीजेपी और अजीत पवार गुट में तकरार बनी। बंगाल में डॉक्टर ने पेशेंट से कई बार किया दुष्कर्म, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर खींची अश्लील तस्वीरें, पेशेंट को ब्लैकमेल करके मांगे 4 लाख। जम्मू कश्मीर में MLA की रैली के दौरान भड़की हिंसा, पुलिस ने बरसाई लाठियां, 12 लोग घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। हैदराबाद में मोमोज खाने से महिला की मौत, 20 लोगों की फूड पॉइजनिंग, वेंडर्स के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस तक नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं खबरों का। जैसे जैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली वाले अपने इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने के लिए एक्यूपंक्चर की मदद ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सांस और रोगों से लड़ने के लिए एक्यूपंक्चर को मान्यता दी है। इसके बाद भी एक्यूपंक्चर खूब पॉपुलर हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। जैसे जैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली वाले अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक्यूपंक्चर की मदद ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सांस और रोगों से लड़ने के लिए एक्यूपंक्चर को मान्यता दी है। इसके बाद से ही एक्यूपंक्चर खूब पॉपुलर हो रहा है। वायु प्रदूषण जब भी शुरू होता है हर एक विंटर्स में, इससे जो बहुत एलर्जीज और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हर आदमी का बहुत लो हो जाता है। पहले जब भी मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी, आई यूज्ड टू गो टू एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बट आई वाज नॉट completely cured any year. But when I came to know about the acupuncture and Dr. Raman Kapoor, I am regularly taking treatment for him, and now every year when the pollution is start, I doesn't face any allergy or any problem. शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बॉडी में खास पॉइंट पर बारीक सुइयों को डाला जाता है। इन्हें एक्यूपॉइंट के तौर पर जाना जाता है। ये प्राचीन तकनीक उन कोशिकाओं को सक्रिय करके प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में कारगर साबित होती है। Delhi pollution is that the immunity of a person should be good. So the immune system is compromised in such children and in adults, and to build the immunity, acupuncture is a very effective method. And normally when we do a blood test, we find that such children or adults who have recurrent attacks of bronchitis and asthma, their neutrophil counts go high and the lymphocyte counts go low. So these lymphocytes are the cells which are responsible for our immunity. वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि एक्यूपंक्चर लिम्फोसाइट गिनती बढ़ा सकता है, जिससे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। लेजर एक्यूपंक्चर जैसे नए इनोवेशन से बिना सुई के भी इलाज हो सकता है। ये तकनीक उन लोगों के लिए बेहद अच्छी है जो सुइयों से डरते हैं। इसके अलावा मोक्सिबशन जैसी तकनीक में गर्म जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी इम्यून सिस्टम को काफी बढ़ाया जा सकता है। इंडियन रेलवे की चरमराती व्यवस्था ने एक बार फिर से विकास की गति की पोल खोल दी है। 30 त्योहार पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर उमड़ने वाली भीड़ इंतजार करती है कि वह अपने घर सुरक्षित जाएगी और सुरक्षित पहुंचेगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुंबई के बांद्रा की जो तस्वीरें आई, ये पहली बार नहीं है जब ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी देखी गई। हमेशा से ही दीपावली और छठ पूजा आती है तो जिंदगियां रोती नजर आती हैं। सवाल यह है कि सरकार त्योहारों में स्पेशल ट्रेनें चलाती है, यात्रियों को सुविधाएं देने की बात कहती है, पर असल में ये सुविधाएं हैं कहाँ? इस रिपोर्ट को देखिए। रेलवे कैंपस से लेकर प्लेटफॉर्म तक, ट्रेन बुकिंग से लेकर के टिकट काउंटर तक, हिंदुस्तान की ट्रेन में प्लेटफॉर्म तक फुल हो चुके हैं। जहां देखो भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। कोई ट्रेन के इंतजार में तो कई घंटों से लेटा हुआ है, तो कोई कई घंटे से जनरल टिकट की कतार में लगा है।
दिवाली और छठ पर्व पर हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े स्टेशनों पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि रेलवे का सरकारी तंत्र अक्टूबर के महीने में पसीना पसीना हो रहा है। पैसेंजर की भीड़ रेलवे के सारे कैलकुलेशन को फेल कर दिए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं रिजर्वेशन 2 महीने पहले ही फुल हो चुके हैं। जनरल डिब्बे कम होने से आम यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। दरअसल मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मच गई और ये हादसा उस वक्त हुआ जब सैकड़ों की तादाद में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे। ऐसी ही तस्वीर सूरत और जोधपुर से भी आई, जहां अव्यवस्था का ऐसा आलम था कि भगदड़ जैसे हालात बन गए। सवाल है कि आखिर हर साल दिवाली पर ऐसी नौबत आती क्यों है? सरकार और सिस्टम क्यों भीड़ के आगे लाचार हो जाता है? आखिर पूरा मामला है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ था? रात के करीब 2:45 का समय था जब हादसा हुआ। 22 कोच वाली अंत्योदय एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रेन को सुबह 5:10 पर रवाना होना था। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में यात्री चढ़ रहे थे। ट्रेन में चढ़ते समय भगदड़ मची। भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए। 8 घायलों की हालत स्थिर और 2 की हालत गंभीर थी। घायलों की संख्या और बढ़ने की आशंका भी बताई जा रही है। बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर की एक घटना बताई जा रही है। अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और पोस्ट किया, दिवाली और छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष व्यवस्था करने को कहा था और इसलिए हम 7000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यात्रियों को बेहतरीन सुविधा भी दी जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस तरह का तंज कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर साधा गया। भारतीय रेल को लाइफलाइन, देश का हृदय और ना जाने कितनी ही नामों से जाना जाता है। जब ट्रेन चलती है तो उसमें ना सिर्फ एक ही राज्य, एक जिले के यात्री यात्रा करते हैं, बल्कि देश के विभिन्न जगहों के लोग एक साथ यात्रा करते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि भाषा, बोली, सभ्यता, संस्कृति भले ही हम सबकी अलग अलग हो, लेकिन जब यात्रा करते हैं तो सब एक हो जाते हैं। ट्रेन हमें लोगों से मिलवाती है, उनसे परिचय कराती है, हमारी संवेदनाएं उनसे कनेक्ट करती है। पर आजकल जो माहौल ट्रेनों में और ट्रेनों का देखा जा रहा है, तो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। घर से तो सुरक्षित निकल रहे हैं, पर सुरक्षित पहुंचेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि करोड़ों रुपए रेल में खर्च किए जाते हैं, फिर भी ट्रेनों की ऐसी दुर्गति आखिर क्यों है? किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, सिस्टम को या फिर प्रशासन को? स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें बारामती सीट पर लगी है। बारामती सीट पर अजीत पवार बनाम योगेंद्र पवार के चुनावी मुकाबले को चाचा बनाम भतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, छगन भुजबल के खिलाफ उनके भतीजे सिमर भुजबल उतर गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पहली बार चाचा भतीजे सामने नहीं उतरे हैं, बल्कि कई बार ऐसी सियासत की बिसात बिसती रही है। ठाकरे परिवार से पवार परिवार तक, भुजबल और मुंडे फैमिली तक चाचा भतीजे का सियासी अदावत तय की जा चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए। बारामती विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र के पुणे की 21 सीटों में से एक है। ये सीट 1967 से पवार परिवार का गढ़ रही है। शरद पवार ने इस सीट से 6 बार जीत हासिल की थी और इसके बाद उन्होंने इस सीट की बागडोर अपने भतीजे अजीत पवार को सौंप दी थी। उसके बाद से 1999 से अजीत पवार इस सीट से जीत रही हैं। इस बार अजीत पवार का मुकाबला अपने भतीजे और शरद पवार वाली एनसीपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार से है। योगेंद्र पवार फैमिली की चौथी पीढ़ी के नेता हैं। इस साल ये दूसरा मौका है जब बारामती में पवार परिवार के 2 सदस्य चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा था। सुप्रिया सुले ने आसानी से सुनेत्रा को हरा दिया था,
लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए अजीत पवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनका दावा है कि इस बार उनकी ही जीत होगी। बारामतीकरों ने हमेशा मुझे सपोर्ट दिया है। मेरे इलेक्शन में मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है बारामतीकरों के ऊपर कि इस दफा भी मुझे वो सपोर्ट देंगे। उनको वोट देने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मुझे जरूर वोट देंगे, ये मेरा भरोसा है। योगेंद्र पवार को दादा शरद पवार का समर्थन है। उन्हें भरोसा है कि वो अपने चाचा को चुनाव हरा देंगे। नहीं, अभी लाइफ में चैलेंजेस ये आते रहते हैं, पर सामने चैलेंज बड़ा है। उससे ज़्यादा मेरे पीछे कौन है, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब जैसे नेता खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है, और वो हमारे साथ खड़े हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा भी लगातार प्रचार में जुटी हैं। पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए वो लगातार वोटरों से मिल रही हैं। बारामती की चीज अलग है। बारामती में 35 इयर्स दादा ने बारामती का नेतृत्व किया है, बारामती के लोगों के लिए काम किया है, योगदान दिया है। और हर कोई बच्चा जानता है कि दादा ने क्या किया है, बारामती का रूप पलटा है। तो हर एक को पता है कि दादा क्या कर सकते हैं, इसलिए अभी सबको दादा ही चाहिए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का कहना है कि बारामती में परिवार के लोगों की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। For me, it's never personal, and with full humility, I would like to say that even during Lok Sabha, it was the same. You see my entire campaign, and it was our fight is not against a person at all. It never was and never will be. We have ideological strong differences, and I have huge issues with policy with this government. You see what they are doing to the farmers. The farmer suicides has gone up. Women's safety is a huge challenge. बारामती के कुछ वोटरों का मानना है कि अनुभव की कमी के चलते योगेंद्र का पलड़ा थोड़ा कमजोर है। इस टाइम अजीत दादा जीतेंगे। अजीत दादा जितना चाहिए, काम किया है उन्होंने, अच्छे वो भी अच्छे, लेकिन जो चीज टूटी नहीं उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। पहले से अजीत दादा है इधर, हाँ, तो काम अच्छा है तो उनको ही मौका देना चाहूंगा मैं। दोनों ने मिलके किया, मतलब तीनों ने मिलके किया है। पवार कुटुंब ने किया है, पूरे मतलब फैमिली ने किया। अजीत दादा का काम इतना अच्छा है ना, ये महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगा। बढ़िया काम है उसका, और वैसा आएगा। दूसरा लंगू पुंगू का काम नहीं है इधर। हाँ, नहीं कुछ नहीं, जोर से बढ़ गया है। अजीत दादा है तो विकास है। नहीं, योगेंद्र पवार नया आदमी है और उसका ये काम नहीं है। अजीत दादा जैसा बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा उसका काम नहीं। उसने खड़ा ही रहना नहीं चाहिए। इसके बारे में इतना अच्छा काम चल रहा है बारामती में, तो काय को योगेंद्र पवार का नाम कोई लेंगे। कुछ वोटरों का ये भी कहना है कि चूंकि शरद पवार का हाथ अब अजीत पवार के साथ नहीं है, इसलिए उनकी राह आसान नहीं है। अभी लोकसभा में भी ऐसा हुआ है कि सुप्रिया सुले ने शहर में 48,000 का लीड लिया है, तो अजीत पवार को भी थोड़ा सा कम लीड मिलेगा। या बारामती शहर में लीड कमी हो जाएगा। जीतेंगे अजीत पवार, लेकिन लीड कमी हो जाएगा। बारामती को हम तकरीबन 35 साल से देखते आ रहे हैं कि बारामती को डेवलप होते भी हमने देखा है। बारामती के अंदर पवार साहब का बहुत बड़ा काम है इसके अंदर, और अजीत पवार साहब को भी पवार साहब ने ही इसके अंदर बहुत सारा सपोर्ट किया है। कि आज असेंबली के अंदर अगर देखा जाए तो बारामती की तरफ से 2 खासदार, 1 आमदार है, और बारामती में काम करने के लिए जो है इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत से काम किया है। आज बारामती का नाम पूरे इंडिया में जो हुआ है, तो ये पवार की वजह से हुआ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।
मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा सीट पर 2006 से बीजेपी का कब्जा है। बुधनी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। 2006 से शिवराज सिंह चौहान लगातार इस सीट से जीतते हैं। विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर 2006 से बीजेपी का कब्जा है। बुधनी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। 2006 से शिवराज सिंह चौहान लगातार सीट से जीते हैं। विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को उतारा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी चौंकाते हुए रमाकांत भार्गव को टिकट दे दी। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और ये सामने बैठे हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को बुधनी विधानसभा से विधायक के लिए एक प्रत्याशी बनाया है। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भले ही शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट छोड़ दी है, लेकिन कार्तिकेय चौहान के मुताबिक बुधनी के लोग आज भी शिवराज सिंह चौहान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से सांसद भी हैं, तो ये कहना पूर्ण रूप से अनुचित है कि वो यहाँ पर उनका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। सांसद के रूप में बुधनी उनकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी और विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बुधनी से जनता, बुधनी का और उनका रिश्ता केवल नेता और जनता का कभी भी नहीं रहा है, एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। प्रत्येक बच्चा उनको अपना परिवार का सदस्य मानता है, महिलाएं उनको अपना भाई मानती है, बेटा मानती है। बुधनी के लोग उनको अपने परिवार का ही मानते हैं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वे भी शिवराज सिंह चौहान को भूले नहीं हैं। सांसद बनने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान बुधनी के लोगों से जुड़े हुए हैं। कई वोटरों ने ये भी बताया कि शिवराज सिंह चौहान भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जीतना करीब करीब तय है। मामा चले गए हैं तो लग ही रहा है कि विकास की गति तो धीमी पड़ जाएगी बुधनी में। कांटे की टक्कर है, फिर भी जनता का मन है और मामा के एहसान ज्यादा है, लेकिन हर एक परिवार से उनका लगाव है और उन्हें हर एक परिवार की मदद भी की है मामा ने। ऐसा बुधनी में कोई परिवार नहीं है जिसने मदद ना ली हो। ये एक उनकी एक खासियत है ये, तो उस बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ठीक है, चुनाव सबका साथ सबका विकास। परिणाम तो लगभग बीजेपी के पक्ष में ही यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी गांव-गांव आता जाता हूँ तो गांव में भी बहुत बढ़िया स्थितियाँ हैं और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा मीडिया में लिखा जा रहा है कि भाई बहुत कड़ी टक्कर होगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब अभी तक जो इतिहास आया है वही दोहराया जाएगा फिर से, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। शिवराज जी नहीं है पर अभी भी उनकी सीट मानी जाती, पर हम तो भाजपा ही है, अभी भाजपा का काम करेंगे। आम आदमी का भी यही रुझान लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में देंगे। भार्गव जी जरूर नए प्रत्याशी होंगे पर विधायक के रूप में, पर लोगों को भाजपा पे पूरा विश्वास है कि भाजपा के साथ ही रहेंगे। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अयोध्या दीप उत्सव के मौके पर 2 रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुए। 1121 अर्चकों ने एक साथ सरयू महाआरती की। इसी के साथ 25,12,585 दीप जले। रामलला की मौजूदगी में पहले दीप उत्सव पर इस बार योगी सरकार ने अनूठी पहल की। पहली बार 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ सरयू मैया की आरती की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम अविरल सरयू तीरे बने घाट पर मैया की आरती करी। 1121 वेदाचार्य एक ही रंग के परिधान में एक स्वर में सरयू मैया की आरती करते रहे। इसमें एक तरफ जहां आध्यात्मिकता का रंग था, वहीं दूसरी तरफ अनूठा आयोजन जनमानस में योगी सरकार की छवि को और निखार रहा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी घोषणा भी की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीप उत्सव पर रामनगरी के संत महंत खास तौर पर उत्साहित रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो कि त्रेता युग लौट आया हो।
इस पर्व पर उन्होंने कहा कि आस्था और श्रद्धा निवेदन करने व अद्वितीय अवसर बताता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगदान की सराहना भी की। ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। दीपावली का पर्व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के लिए यादगार बन गया है। अवध विहार योजना के PMYU के अंतर्गत बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 33 से अधिक लाभार्थियों को समस्त अभिलेखों की पूर्ति से पश्चात उनके आवास का कब्जा मिल गया है। दिवाली के दिए रोशन होने से पहले ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी से दमक उठे हैं। आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी LHP के लाभार्थियों की रजिस्ट्री का कार्य 22 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो चुका है। अभी तक 100 से अधिक रजिस्ट्रियां हो चुकी है। वह अन्य अभिलेखों कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभार्थियों को उनके आवासों पर कब्जा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 33 से अधिक लोगों को उनके सपनों के घर में प्रवेश मिल गया है। वहीं योजना की लाभार्थी सुश्री पारुल कहती हैं कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। दीपावली के पहले मुझे ऐसा उपहार मिला है जिसमें मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। मेरा नाम पारुल है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैंने प्रधानमंत्री आवास के तहत ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट बुक किया था, जो कि मुझे दिवाली के समय मिला। अभी तक मैं अपने पापा के पास रह रही थी और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मोदी और योगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मैं इस घर में रह पा रही हूँ और दिवाली का दिया मैं यही जलाना चाहती हूँ और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। खबर बांदा से है, जहां नगर पालिका परिषद ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर उन्हें उपहार में मिठाई व कपड़े भेंट किए हैं। सम्मान पाकर सफाई कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की चमक छाई रही। सफाई कर्मियों को पालिका अध्यक्ष मालती गुप्ता, बासु सहित सभी सभासदों ने सम्मानित किया। इस मौके पर सदर विधायक प्रतिनिधि रजत सेठ, भोलू, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजकुमार राज व अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सम्मान ये देखिए, शहर का एक दिन भी झाड़ू नहीं लगा है तो आप पैर नहीं रख सकते हैं, तो ये हमारे लिए पूजनीय है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। ये काम नहीं करे सफाई, लोग बाग जनता उनको डांटती है और गाली भी देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अरे धूप है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो भैया, तो कोई नहीं जाते हैं अपने काम में। नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानित सभासदों के द्वारा की प्रेरणा से आज हमने कार्यक्रम कराया नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। और आज क्योंकि दिवाली का कार्यक्रम भी है तो हमने आज सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और यहाँ पर स्थान किया। सहारनपुर में धनतेरस के पर्व पर खूब खरीदारी हुई। बाजारों में धनतेरस पर काफी भीड़ रही। देर रात तक बाजारों में रौनक दिखाई दी। लोगों ने 4 पहिया 2 पहिया वाहन, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और आदि खरीदारी की।
खबर बांदा से है, जहां नगर पालिका परिषद ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर उन्हें उपहार में मिठाई व कपड़े भेंट किए। सम्मान पाकर सफाई कर्मचारी के चेहरों पर खुशी की चमक छाई रही। सफाई कर्मियों को पालिका अध्यक्ष मालती गुप्ता बासु सहित सभी सभासदों ने सम्मानित किया। और ये प्रांगण है नगर पालिका परिषद का, जहाँ पर आप मेरे पीछे पंडाल देख रहे हैं। और आज दीपावली के अवसर पर यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती गुप्ता बासु और जो यहाँ के शासी अधिकारी हैं श्रीमती नीलम चौधरी और यहाँ के सभासदों ने मिल करके ये दीपावली कार्यक्रम में जो सफाई कर्मचारी हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने का, उनको उपहार दे करके सम्मानित करने का काम किया है। और आप देख पा रहे हैं कैसे फूलमाला फूल डाल करके यहाँ पर लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और अब इनको उपहार भी दिया जाएगा। अभी हम यहाँ बात करेंगे यहाँ जो तमाम ये जो सफाई कर्मचारी हैं कि इनको कैसा लगा। क्या नाम है आपका? गुप्ती, आप सफाई कर्मचारी हैं। तो कैसा लगा आज आपको यहाँ पहली बार सम्मानित होकर के? सम्मानित होकर के अच्छा लगा। इससे पहले कि कभी किसी अध्यक्ष ने या किसी नगर पालिका ने सम्मानित किया? पहली बार। हेलो, अभी इनको पहली बार सम्मान मिला है। अंकित भैया से निवेदन करूंगा और हमारे बीच में और भी देखिए। क्या नाम है अम्मा आपका? कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ सम्मान पाकर के? अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ महिलाएं सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं जो बेचारी सुबह से लगा करके शाम तक अपने कार्यों का निर्वहन करती हैं। आज इनको सम्मान पा करके उनको बहुत अच्छा लग रहा है। में पुलिस प्रशासन ने इस बार त्योहारी सीजन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। दीपावली और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और बाजार में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के सनातन संस्कृति को गौरवपूर्ण साबित करने के लिए प्रयागराज, अयोध्या धाम और निमिषारण धाम को श्रद्धालुओं के लिहाज से अधिक सुविधापूर्ण व आकर्षक बनाने के लिए केंद्र सहित प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीर है। इसलिए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। एक समीक्षात्मक बातचीत के दौरान सूबे के मुखिया ने केंद्रीय मंत्री को संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के दौरान प्रयागराज महाकुंभ, अयोध्या धाम और नैमिषारण धाम केंद्रित बातचीत। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि महाकुंभ पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को अविरल निर्मल गंगा में स्नान सुलभ कराया जाएगा, जिसके लिए नदी में जीरो डिस्चार्ज सुनिश्चित कराया जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबे घाट यानी कि 450 किलोमीटर चकर्ड प्लेट, 30 प्लाटून पुल और 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 1.5 लाख शौचालय, 1.5 लाख टेंट के साथ ही 25,000 से अधिक पब्लिक एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ के स्नान पर्व पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इसके अलावा 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण के समग्र विकास के लिए श्री नैमिषारण धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जा चुका है, जिससे यहाँ धार्मिक पर्यटन की संभावना को प्रोत्साहित किया जा सके। इस धार्मिक स्थल को स्वदेश दर्शन 2 योजना अंतर्गत शामिल करने की जानकारी देते हुए सीएम ने दावा किया है
की। पुनरुद्धार के बाद यह देश दुनिया से पर्यटकों व श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सनातन आस्था और वैदिक ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना कराने की जानकारी भी दी। बताया कि नैमिक धाम में पीपीपी मोड से पर्यटक आवास गृह चक्रतीर्थ के प्रमुख द्वारों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए इस तीर्थ स्थल में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। सनातन के मजबूत आधार अयोध्या व वाराणसी को विकसित बनाने को पहले से प्रयास जारी रखे हुए हैं। साथ ही मथुरा को भी सुविधाजनक बनाया जा रहा है। महाकुंभ हमेशा से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है, इसलिए प्रखरता से सनातन और हिंदुत्व की पैरोकार भाजपा नेतृत्व वाली सरकार महाकुंभ को चुनौती के रूप में लेकर देश के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचने वाले सनातनी श्रद्धालुओं को संतुष्ट करने को प्रमुखता दे रही है। लखनऊ से अविनाश की रिपोर्ट। खबर टिहरी से है, जहां नई टिहरी के कीर्ति नगर कोतवाली पुलिस ने पॉस्को एक्ट व धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप में 2 लोगों को यूपी के सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया है। कीर्ति नगर निवासी मधु देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और भगा ले जाने का आरोप लगाया था। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने कॉल डिटेल्स व सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट दर्ज करने के 12 घंटे में सटीक जानकारी पर पुलिस ने सहारनपुर जिले में आरोपी सलमान और शान मलिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस थानी राकेश भट्ट की गिरफ्तारी को दबिश दे रही है। बताया गया है कि उसने ही नाबालिग को घर से बुलाया था। बता दें कि नाबालिग के लापता होने के बवाल के मद्देनजर आरोपी गिरफ्तारी से बचने को टिहरी से फरार होकर नाबालिग सहित सहारनपुर जाकर छिप गया था। देखिए, सोमवार 28 अक्टूबर की शाम को लगभग 6 बजे कोतवाली कीर्ति नगर में एक तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें कि एक महिला के द्वारा बताया जाता है कि उसकी नाबालिग पुत्री जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके साथ में एक लोकल में काम करने वाले नाई के द्वारा छिड़कानी की गई है और उस पर धर्म परिवर्तन कराने का उसका प्रयास किया जा रहा है। तो इस संबंध में तत्काल इसमें कोतवाली कीर्ति नगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई थी। इसके महज कुछ घंटों बाद ही दोबारा से जो वादिनी थी उसके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि जो उसकी बेटी थी नाबालिग, वो बिना बताए घर से रात में 11 बजे चली गई है। तो रात में ही तत्काल टीम्स बनाकर उसकी बरामदगी के लिए उसकी ट्रेस करने के लिए टीम्स बनाई गई और उसको ढूंढ खोज प्रारंभ की गई। साथ ही इसमें क्योंकि एक नया घटनाक्रम था, तो इसमें 137 BNS के अंतर्गत एक और अभियोग पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इसमें जो ये घटना की सूचना मिलने के 15-16 घंटे के अंदर ही इसमें पीड़िता को नजीबाबाद से रिकवर कर लिया गया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।